ईआरसीपी आज राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। गहलोत सरकार अब इसे भुनाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। 13 जिलों की प्यास बुझाने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सीएम गहलोत ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। गहलोत ने कहा कि यह मुद्दा इन जिलों की प्यास और सिंचाई से जुड़ा है। ये आपकी बनाई हुई योजना है, इस पर अब मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी सवाल उठाए। सीएम गहलोत ने कहा कि वो अब तक केंद्र को 11 बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन केंद्र से जवाब नहीं मिला। जब मैं दिल खोल के कह रहा हूँ, हम सब चल पड़ते हैं दिल्ली के अंदर। नेतृत्व तो आप कर लीजिए, हमें तो काम से मतलब है कि ये ईआरसीपी लागू होनी चाहिए। योजना आपकी, दिमाग आपका, सोच आपकी, और बड़ा हम रहे हैं तो धन्यवाद करना चाहिए कि मतलब उसकी मील मेक निकालनी चाहिए। बता दीजिए आप। विधानसभा का अधिवेशन बुलाने की बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्ताव की बात है, प्रस्ताव तो सती हो गया जब आप सब कह रहे हैं कि भाई हम लोग सब मिलके, हमारी यही झूठ है कि नहर बननी चाहिए, ईआरसीपी योजना बननी चाहिए, इसमें तो यही प्रस्ताव है। इधर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी इस प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में रोकना नहीं चाहती। हम पहले भी इस प्रोजेक्ट के पक्ष में थे और आज भी हैं। बीजेपी का कहना है कि अब तक देश में बनी कोई भी राष्ट्रीय परियोजना 50% जल की निर्भरता पर नहीं बनी। 27 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी ईआरसीपी को राजस्थान सरकार 50% जल निर्भरता के आधार पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है, जो अंतर्राज्यीय जल समझौता का सीधा उल्लंघन है। की महत्वाकांक्षी योजना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस योजना का प्रारूप बना, बजट में घोषणा हुई 36,000 करोड़ की योजना, और उसके बाद चूंकि अंतर्राज्यीय योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार के साथ पत्राचार प्रारंभ हुआ। अब उसके अंदर तकनीकी तौर पर जो कमी खामी आ रही है, अंतर्राज्यीय योजना है, वो योजना किस प्रकार राजस्थान में लागू हो, इसके हम सब लोग पक्षधर हैं। तो मुख्यमंत्री जी शायद हर एक चीज में राजनीति करना चाहते हैं। बहरहाल ईआरसीपी पर रार थमती नहीं दिख रही। एक तरफ मुख्यमंत्री गहलोत साफ कर चुके हैं कि केंद्र भले ही इस योजना को केंद्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दे, लेकिन वो इसे पूरा करके रहेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी गहलोत सरकार पर राजनीति करने का आरोप जड़कर अपने आप को पाक साफ बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ रहा है। हालांकि अशोक गहलोत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उस लिहाज से तो ये कहा जा सकता है कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, हर कोई इसमें अपने वोट का लाभ जरूर तलाश रहा है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी अपने नेतृत्व में हमें लेके चलना चाहे तो हम उनके साथ भी चलने को तैयार हैं। क्रेडिट की बात नहीं है, ये प्रदेश के 13 जिलों की प्यास बुझाने और जमीन में किसान को पानी देने की बात है। तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक के जरिए भी ये मैसेज देने की कोशिश की है, और बड़ी बात यह है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है जो केंद्र को भेजा जाएगा। तकनीकी खामी दुरुस्त करने की बात भी आ रही है कि उन्हें दुरुस्त किया जाए, लेकिन यह तय है कि 13 जिलों में जहां 77 विधानसभा सीट है, यहां मोर्चा मारने की बात है, और कोई भी पार्टी इसमें पीछे रहना नहीं चाहती। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, क्या गहलोत इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक पासा उन्होंने फेंक दिया है और काफी कुछ एक ट्रैक भी उन्होंने पकड़ा है। अब विपक्ष इसमें किस तरह से अपने कार्ड ढूंढ पाता है। पब्लिक में भी वहां पे डिमांड बढ़ती जा रही है कि पानी कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, और ये माना जा रहा है कि पश्चिम राजस्थान की रिफाइनरी के बाद ईस्टर्न राजस्थान की ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो उसी तरह से देखा जा रहा है।
ये 37,000 करोड़ की योजना बताई जा रही है। इसी तरह से जब रिफाइनरी स्टार्ट की गई थी तो 37,000 करोड़ की योजना उसे बताया गया था। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आशीष चतुर्वेदी साहब हमारे साथ भाजपा से हैं और कांग्रेस से अरुण शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। ईआरसीपी पे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, दोनों के अपने अपने आर्ग्यूज हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने 2 बार ईआरसीपी पर विशेष बैठक बुला करके, सर्वदलीय बैठक बुला करके अपने मंसूबे साफ कर दिए कि इतनी जल्दी वो पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव का लंबा समय नहीं रहा है, अगर यूं बात करें तो लगभग 1.25 साल, 1 साल 4 महीने के आसपास आप मान लीजिए चुनाव होने में, तो सियासी पारा चढ़ना लाजमी है, लेकिन ये सहमत का खेल चलता रहेगा। देखिए, जहां तक सवाल इसका है ईआरसीपी का, तो ये मान के चलिएगा कि इसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच में बड़ी काफी खींचतान चल रही है और राजनीतिक श्रेय की एक लड़ाई है। कारण क्या है कि पूर्वी राजस्थान की जो 77 सीटें हैं उनमें पिछले चुनाव का अगर देखे जाए तो उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है और उसमें ज्यादा मतलब उनको सीटें मिल रही है, तो वो उस वाले मुद्दे को ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर के भाजपा को घेरने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब भाजपा भी इसके लिए ये मतलब क्या कहता है ना, ग्राउंड तैयार कर रही है कि हम इसका श्रेय हम लें या हम मतलब क्या कहते हैं जो आने वाले चुनाव में इसका श्रेय दें, इसके लिए हम अपने हिसाब से इसको आंदोलन को मतलब क्या कहते हैं चलाने की कोशिश करेंगे, आंदोलन के लिए या जनता तक अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये जो 13 जिलों की जो ये योजना है, इससे ये बताया जा रहा है कि इससे मतलब क्या काफी लंबी एक बड़ी एक आबादी पानी और सिंचाई की योजना, सिंचाई से इसका लाभ मिलेगा। और एक लंबे अरसे से आप ये बताएं, पहले यमुना के जल को लेकर के काफी खींचतान चलती रही है इस राजस्थान में। इसके बाद में अब ये इसमें जो चीज लाई जा रही है कि भाई पार्वती, ये काली सिंध और सहायक नदियों से जो है पानी लिफ्ट करके एक अलग से एक इसरदा बांध में लाया जाएगा। इसरदा बांध से फिर यहाँ बीसलपुर को लिया जाएगा। तो जयपुर और अन्य जिलों की भी पेयजल समस्या जो है ये बीसलपुर बांध के लिए पूरी तरह से इसका मतलब क्या होता है ना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अब सवाल ये है कि इसमें जो जिसे 95,000 करोड़ की है ये योजना, तो ऐसी सूरत में आप अगर इसमें डिले करते हैं, जैसे कि मतलब ये चुनाव दौरान, ये पिछले चुनाव में ये मुद्दा उठाया था और ये भी कहा था कि इसको राष्ट्रीय स्तर की परियोजना बनाया जाए। अगर इन सब चीजों को देखते हुए और जिस तरह से जो सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से अशोक गहलोत ने आह्वान किया है कि भाई हमारे नहीं तो अब आपके नेतृत्व में हम मतलब क्या कहते हैं आगे चलने को तैयार है। सवाल ये है कि राजस्थान की जनता को और राजस्थान की जनता कब तक मतलब इसकी मतलब इन्हें खींचतान से प्रभावित होगी। तो अच्छा ही है वो सब मिलकर के इसको मामले को इसको उठाना चाहिए, इससे ज्यादा प्रभाव भी पड़ेगा। और ये विशेष सत्र की जो है वो भी एक है, ये एक तरह से कांग्रेस इनडायरेक्ट में या मतलब ये मास्टर स्ट्रोक है गहलोत साहब का। तो ये दोनों तरह की बातें साहब कह रहे हैं कि विशेष हम सत्र बनाएंगे, तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है। और दूसरा प्रस्ताव भेजेंगे और केंद्र की भाजपा सरकार को एक कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव से पूर्व, ताकि उनको एक बड़ा चुनावी मुद्दा कांग्रेस को अगले वाले चुनाव में मिले। मैं वापस लौटूंगा निश्चित रूप से। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक गहलोत का ये कहना है कि बात ये मुद्दे की नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जनता की प्यास बुझाना। हम तो बीजेपी के ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने रिफाइनरी का भी उदाहरण दिया कि रिफाइनरी हमारे लिए कोई वो नहीं था कि इंडिविजुअल किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं, तो प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण थी और हम उसी हिसाब से लेके आए। सिर्फ उसमें राजनीति करने के लिए 4 साल डिले किया, जिसका असर ये हुआ कि कितना महंगा हो गया। आज ईआरसीपी का जो मुद्दा है, हम पिछले 11 बार लेटर लिख चुके हैं। जो अशोक गहलोत कह रहे हैं आप सबने देखा होगा, पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने ये भी कहा कि हम क्रेडिट की बात नहीं है, ये बीजेपी ले जाए क्रेडिट, लेकिन वहां की जनता के लिए प्यास तो बुझाने की बात हो।
तो हम तो उनके मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि हमारे कार्यकाल में उसको लिंगर ऑन कर दिया हो, जैसे रिफाइंड की बीजेपी ने, जैसे वो कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो इस मुद्दे को लेकर के उनका यह भी कहना है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, अगर कहीं कोई खामियां उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। बीजेपी के नेताओं को नेतृत्व में हम दिल्ली जाने को तैयार हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि एक बहुत बड़ा पासा फेंका है, सियासी पासा जिसे कहा जाए। अगर बन जाती है बात तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं बनती है तो बॉल भाजपा के पाले में। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा बहुत लंबे समय से ईआरसीपी को लेकर के चर्चा करता है। और राजस्थान में हम सभी लोग जानते हैं हमारे लिए जल का कितना महत्व है, और ये हमारे लिए सियासत से बड़ा मुद्दा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से राजनीति कर सकते हैं। निश्चित रूप पे हमको इस पे राजनीति नहीं करके तो तकनीकी आधार पर इसकी चर्चा करनी चाहिए, ताकि जनता को भी पता पड़े कि सच क्या है और झूठ क्या है। देखिए योगेंद्र जी, बड़ा दुख होता है कि ऐसे जनहित के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री जी जो है वो एक बड़े लो लेवल की राजनीति यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि आप जनता को कंफ्यूज करके, भ्रम में डाल करके कोई राजनीतिक लाभ ले लेंगे। मैं भी महेश शर्मा जी को भी सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो अशोक गहलोत जी के मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे थे। देखिए, कोई मास्टर स्ट्रोक है नहीं। मुख्यमंत्री के बारे में जो धारणा है उनके बारे में हम कई बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारा मुद्दा केवल ईआरसीपी है, तो मैं इसी पे केंद्रित रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप देखिए, जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार का अपना एकदम स्पष्ट इसमें रवैया है कि आप जो डीपीआर आपने भेजी थी, देखिए जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है, ये पूरा प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्हीं की ये एक विजन था कि ये ईआरसीपी प्रोजेक्ट राजस्थान में लाया जाए। ये फैक्ट है। ये भी फैक्ट है कि इसकी डीपीआर हमारे समय में तैयार की गई और हमारे समय में सबमिट की गई, ये भी सही है। देखिए योगेंद्र जी, ऐसा दौर आया था जब दिसंबर 2018 में यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनती है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनती है, और वहां पे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ पे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होते हैं, और लगभग 15 महीने ये दोनों जगह कांग्रेस सरकार रही थी। मैं आपको डेट वाइज बता सकता हूं कि कब, अगर हम बात करें कि जुलाई 2019 में जब कमलनाथ जी थे तो उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन इसको लेकर के किया था। बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि आपने जो डीपीआर भेजी है 50% डिपेंडेबिलिटी पे भेजी है, जब तक आप इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पे डीपीआर को रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक इसको सेंट्रल वाटर कमीशन से एनओसी नहीं मिल सकती। और अरुण जी भी यहाँ पे बैठे हुए, अरुण जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अरुण जी, बस मैं इतना सा जानना चाहता हूं कि अगर हम देश में आजादी के बाद से लेकर के अभी तक जितनी भी राष्ट्रीय परियोजना बनी हैं, उनकी अगर हम बात करें, जहां पर भी उन नदियों की बात होती है जहां 2 या 2 से अधिक राज्यों से बहती है, तो इसमें हमको उन राज्यों की एनओसी लेना अनिवार्य होता है। अगर अरुण जी मुझे एक भी ऐसी परियोजना बता दें जो 75% डिपेंडेबिलिटी के नीचे बनी हो और जिसको केंद्र सरकार ने अप्रूव किया हो, में राष्ट्रीय परियोजना बनेगी नहीं बनेगी, फंड क्या होगा, वो सब डिफरेंट मैटर है, ऑल टुगेदर वो एक अलग बात है। अगर कोई नदियां 2 राज्यों से ज्यादा या उसमें बह रही है, तो एक भी परियोजना का उदाहरण अगर अरुण जी यहां पर बता दें। देखिए योगेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी इस बात को बहुत भली भांति समझते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा कोई कारण नहीं है राजनीति में जब अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की वहां पर केंद्र में सरकार बन जाए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी भी आज अगर केंद्र में होते तो भी वो राजस्थान का ये प्रस्ताव मंजूर नहीं कर पाते, जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राजनीति कर रही है, जानबूझ करके भी राजनीति एग्जैक्टली कर रही है भाई। योगेंद्र जी सर, योगेंद्र जी, हम 3.5 साल, जी मैं जवाब दिलवाता हूँ। अरुण जी, टेक्निकल जो इसके पहलू हैं वो सरकार जानती है, उसके बावजूद भी राजनीति हो रही है, ये बीजेपी का साफ कहना है। सर्वदलीय बैठक के बाद जब राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा बाहर निकले, उनका भी यही कहना था। अभी आशीष चतुर्वेदी जी बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि जो चीज टेक्निकली संभव नहीं है उसमें या तो देखा जाना चाहिए कि हाँ, इसकी तकनीकी खामियों से दुरुस्त कैसे किया जाए, तब अगर कोई साथ नहीं दे तो कहा जाना चाहिए। अभी बीजेपी को ये लगता है कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखने के बावजूद भी सिर्फ कांग्रेस और सरकार राजनीति कर रही है।
देखिए योगेंद्र जी, ये ईआरसीपी का जो मुद्दा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार टोटली एक्सपोज हो चुकी है और राजस्थान की जनता के साथ जो विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो अभूतपूर्व है। दो बार इनको भरपूर समर्थन दिया गया केंद्र की सरकार में। दोनों बार की गतिविधियां अब जनता के सामने है। वो जो रिफाइनरी का मसला है वो आज हम डिसमिस कर सकते हैं, ऐतिहासिक तौर पे बात गई, लेकिन ये तथ्य राजस्थान की जनता को याद रखना चाहिए कि बाड़मेर की रिफाइनरी लगभग 4-4.5 साल डिले की गई, उसका दोबारा उद्घाटन किया गया। ऑलरेडी उद्घाटित योजना का प्रधानमंत्री जी से दोबारा उद्घाटन किया गया। यही ईआरसीपी में तमाशा कर रहे हैं। ये तो सीधी धमकी है राजस्थान की जनता को कि हमारी सरकारें होंगी अगर राज्य में भी तो ही ये काम होंगे। इसके अलावा मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ। कॉमन सेंस से मैं एक ही बात समझ पाया हूँ, ये समझाना चाहते हैं कि हमारी सरकार होगी तो काम होगा, वरना क्या कारण है योगेंद्र जी आप बताइए। इन्हीं की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सजेस्टेड पूरा फॉर्मूला, सारी टेक्निकल जानकारी उनको भी थी। आफ्टर ऑल 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी। उन्होंने वो प्रस्ताव भेजा, मान लीजिए विजन भी उनका था। हमने तो ये कभी कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं किया। हम लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप क्रेडिट इसका आप चाहें तो पूरा ले लीजिए। 20 बार वो आह्वान कर चुके हैं कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें अलग अलग होके सोचा जाए। हम सब एक साथ चल के राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए पानी की व्यवस्था कराएं। ये बहुत बड़ा काम होगा राजस्थान के खुशहाली के लिए। जैसे रिफाइनरी का मामला है, ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट हैं और इससे काया पलट सकती है, लेकिन इतनी बेदर्दी से उसमें रोक टोक की जा रही है। और तो और आप देखिए, जब सीएम ने ये डिसाइड कर लिया कि हम चलिए अपनी तरफ से जो होगा हम पूरा जरूर करेंगे, तो एक पत्र आता है कि आप इसको तुरंत रोक दीजिए। समझ से बिल्कुल बाहर है। हम प्रयास कर रहे हैं उसको धरती पे लाने की, इस परियोजना को, उस पे भी आपको ऑब्जेक्शन है। और ये कोई मास्टर स्ट्रोक वाली बात नहीं है। मुझे तो पक्का यकीन है कि बहुत दिल से राजस्थान का हर बाशिंदा, हर राजनीतिक पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण मामला है। और विधानसभा में इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाने की बात की जा रही है। हो सकता है कोई बात बन जाए, दोनों पार्टियां सहमत हो जाएं, जो भी संशोधन करने हैं, कोई टेक्निकलिटीज के फ्लॉज हैं, वो मिलके ठीक किए जाएं और इसको इसी कार्यकाल में आरंभ किया जाए। इसका चुनाव का वेट नहीं करें, क्योंकि वरना भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने को कुछ नहीं होगा सिवाय तुष्टीकरण, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, धर्म संसद। इसके अलावा और कोई सामान होगा नहीं। ये ईआरसीपी का अगर ये काम करवा देते हैं, सहयोग करते हैं, मेरे ख्याल में कुछ इनका फेस होगा जनता को दोबारा सामना करने। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं आशीष जी के पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी, 2 बातें हैं यहाँ पे। एक तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो तर्क दे रही है कि ये टेक्निकल इसमें खामियां हैं और तकनीकी खामी के चलते संभव नहीं है। डिपेंडेंसी जो होनी चाहिए वो 75% होनी चाहिए, 50% की है। ये लगातार बीजेपी कह रही है। मंत्री महोदय भी यही कहते हैं, गजेंद्र सिंह जी। कांग्रेस ये कहती है कि टेक्निकल पार्ट का हमें मालूम नहीं, लेकिन श्रीराम वैदेरे साहब वसुंधरा जी के वक्त पूरी एक्सरसाइज की, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था और उनका काम सिर्फ यही था कि वाटर रिसोर्सेज पे काम करने के लिए। उन्होंने कुछ काम भी किया, तो वो कैसे खामी छोड़ रहे थे? अगर ये बात थी तो उसी वक्त इसे दुरुस्त कराया जाना चाहिए था, ताकि अभी से आगे बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान का सौभाग्य है कि जल संसाधन मंत्री राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि भारत के संविधान ये कतई नहीं कहता कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, इन सब चीजों के बंधन में बंधे, उन्हें पूरा देश देखना है। तो एक ये बात निकल करके बार बार आती है। आप लोगों की भी मैंने सुना है अगस्त में एक दौसा में सभा होने वाली है। मुद्दा यही होगा कि आप पब्लिक के बीच अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस क्यों सियासत कर रही है और हम क्यों सही है, ये बात आएगी। लेकिन कांग्रेस और सरकार साफ साफ ये कह रही है कि योजना बीजेपी की, हम उसे अटकाना नहीं चाहते हैं, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं।
अगर फॉल्ट है तो बीजेपी के टाइम का फॉल्ट है, उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमें बताएं कैसे दुरुस्त हो सकता है, हम इसे दुरुस्त कर सकते हैं। ये बीजेपी को काउंटर अटैक के लिए कांग्रेस की ओर से रेडी होना होगा। योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और ये वो सारे प्रश्न हैं जो जनमानस के विषय में भी रहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीपीआर तैयार की तो क्या उसमें टेक्निकल खामी थी या नहीं थी। मैं 2-3 बातें यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, 8 जुलाई 2019 को जो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में जब ये बातचीत चल रही थी, तो राजस्थान सरकार ने जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि आप हमको एनओसी दीजिए। 27 जनवरी 2020 जिसको भी 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है, कमलनाथ जी की सरकार ये कहती है कि जब तक आप 75% डिपेंडेबिलिटी के अनुरूप डीपीआर को रिवाइज नहीं करेंगे, हमारे लिए एनओसी देना मुश्किल होगा, संभव नहीं होगा। और मैं अपने ओपनिंग स्टेट में भी स्पष्ट कर चुका हूं कि आज तक कोई ऐसी परियोजना बनी ही नहीं है देश में जहां पे 2 राज्यों के बीच में अगर कोई समझौता हो रहा है तो 75% से बिलो पे कोई परमिशन मिली हो। आप देखिए नहीं, अरे बताइए ना अरुण जी, आप बिल्कुल, आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। 3.5 साल हो गए अशोक गहलोत जी की सरकार को। मुख्यमंत्री जी चाहे दर्जनों पत्र लिख चुके होंगे। आप देखिए करना क्या है, आप जानबूझ करके जो करना है वो आप करना नहीं चाहते हैं। आप विधानसभा सत्र बुला रहे हैं, विधानसभा सत्र बुलाने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा। आप बुलाएं, भारतीय जनता पार्टी भी जाएगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिलेगा, वो भी अपनी बात रखेगी, लेकिन जो आपको करना है वो आप कर नहीं रहे हैं। आपको केवल इतना सा करना है कि आपने जो डीपीआर भेजी थी आप उसको रिवाइज करना है। जैसे अभी अरुण जी बोल रहे थे ना कि जो टेक्निकल फ्लॉ है वो हमको बताइए, हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं। तो अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी कई बार बोल चुकी है कि आप जो डीपीआर भेजी है, हम मानते हैं वो डीपीआर हमारे द्वारा बनाई गई है, लेकिन अगर खामी है तो खामी स्वीकार कर रहे हैं ना, हम भी तो स्वीकार कर रहे हैं। अरे भाई 3.5 साल हो गए अरुण जी, क्या आप उसको 75% डिपेंडेबिलिटी से 50% नहीं कर सकते थे? और मैं केंद्र सरकार की तरफ से आपको योगेंद्र जी आश्वासन देना चाहता हूं, जिस दिन राजस्थान सरकार ये अमेंड कर करके केंद्र सरकार में नई डीपीआर भेज देगी, 2 महीने के अंदर केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देगी। इतनी स्पष्ट बात है योगेंद्र जी, फिर भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की लीडरशिप इसको समझना नहीं चाहती है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये सियासत करना चाहते हैं तो हम भी जनता के बीच में जाएंगे। अरुण जी, सुना आपने साफ साफ कहना है कि 2 महीने में स्वीकृति मिल सकती है, बशर्ते है कि इसके जो टेक्निकल पार्ट है या कहें हम टेक्निकल फॉल्ट हैं उन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। देखिए आशीष चतुर्वेदी से मैं भी बहुत स्नेह रखता हूँ, छोटे भाई जैसे हैं, पर जिस साइज के ये दावे और वादे कर रहे हैं वो इनकी परिधि से बाहर है। एक बात। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं 75% का, कोई एक केस बता दीजिए नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 2 डिफरेंट स्टेट्स में ये समझौते 75% पे हुए हैं। और तीसरी बात, जहां जहां भी 2 राज्यों के 3 राज्यों के बीच में नदी के पानी के बंटवारे के जब भी झंझट होते हैं तो और केंद्रीय सरकार होती किस लिए है? इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जगह आपकी गवर्नमेंट हो पार्टी की तो ही समझौते होते हैं। आपने ये देखा है पास्ट में भी, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कोई बहुत ज्यादा निहाल तो नहीं किया उन्होंने। इसके तो बीच में केंद्र को पढ़ना ही पड़ता है, वो उसका रूलिंग चलती है इसमें, और बस वो फैसला केंद्र को लेना है। मतलब ये हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि इसकी फिजिबिलिटी नीचे कर दो तो हम करवाएंगे। और फिर भी हम ओपन हैं, अगर ये सब मिल बैठ के बात कर ली जाए और ऐसा वाकई फिजिबिलिटी का कोई तर्क है और उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, वी आर ओपन ऑन दिस। इसके लिए कौन इनकार कर रहा है? हमारा तो जो विरोध या ऑब्जेक्शन है योगेंद्र जी, वो बड़ा सीमित है कि एक तो हमें विजिबली कोई सहयोग दिख नहीं रहा मिलते हुए इनसे। जब आपका केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कह रहा हो कि ये तो 2020 में सचिन पायलट से चूक हो गई, वरना ये फैसला तभी हो जाता, मतलब ईआरसीपी का, इसका क्या अर्थ है? ना मुझे समझ में आ रहा है, ना आपको आ रहा है, और यूं समझने को हम सब समझते हैं। इस बात का मतलब क्या है? तो ये जो दुहाई देते हैं और सफेद बनने की कोशिश करते हैं कि हर चीज में राजनीति नहीं है, इनकी तो 24 घंटे 365 दिन 7
सातों दिन राजनीति ही करनी है। आदिवासी राष्ट्रपति का मैंने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है, एक साधारण परिवार की महिला और आदिवासी समुदाय से आती हैं, हर्ष का विषय है। पर ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति तो आदिवासी जीत जाएं और असली आदिवासी हार जाए। हमें मालूम है कितने भूमि अधिग्रहण के संशोधन में 1 महीने की देरी है, 1 महीने बाद आएंगे ये कि ये प्राइवेट लोग खरीद सकेंगे। चलिए, मैं बिल्कुल आज अपन टोटली ईआरसीपी पे ही फोकस रखें। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, आशीष जी का अपना आर्ग्यू है, अरुण शर्मा साहब का अपना आर्ग्यू है। 2 बातें यहाँ देखिए जनता के बीच से निकल करके आती हैं। एक तो यह है कि चुनाव नजदीक आ रहा है तो ईआरसीपी को बेशक जनहित का मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन सियासी मुद्दा है, इसे राजनीतिक दल नहीं बच सकते। दूसरा, एक टेक्निकल जो इसका पार्ट है उसको लेकर के लगातार चर्चा आती है। कांग्रेस तो ये कहती है कि वैद्य साहब एक्सपर्ट हैं और अब केंद्र में बैठे हुए हैं, वही उन्हीं की सलाह पे सब कुछ चल रहा है। तो कैसे दुरुस्त किया जा सकता था, पहले क्यों नहीं कराया गया जब उनमें उनको ध्यान था? उनका काम ही केवल यही था कि प्रोजेक्ट को तैयार करना है, बावड़ियों में का संधारण करना, और उसके बाद केवल एक ये बड़ा काम अगर किया उन्होंने तो यही किया। बाकी सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि और कोई बहुत बड़ी उनकी कोई उपलब्धि नहीं है राजस्थान के लिए। कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा, उनका सब कुछ रहा, तो केंद्र में वो बैठे हुए हैं। एक दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि पार्टियां एक दूसरे पर ये जरूर डालती हैं कि उस वक्त आपकी सरकार वहां पे भी इसी पार्टी की थी, यहाँ पे भी। देखिए, पार्टी का इश्यू नहीं है, वहां पार्टी नहीं चलाती है राज्य को, वहां की जनता की भावनाएं चलाती हैं और आपको सरकार चलानी है। पानी एक ऐसा मुद्दा है कि किसी को अपने कपड़े नहीं फड़वाने, वहां की पब्लिक वहां, क्योंकि ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें पानी को लेकर के विवाद ना हो रहा हो, इंटर स्टेट भी और वहां की पब्लिक के लिए भी पानी सबको चाहिए, तो कोई भी नहीं चाहेगा। ये बात सही है कि इसमें दखल तो केंद्र को ही देना पड़ेगा कि इसका रास्ता क्या निकाला जा सकता है। क्या लगता है कि चलिए मैं एक बार के लिए छोड़ देता हूं कि हाँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, इसे हट करके पब्लिक के हित के मुद्दे की बात करनी चाहिए। तो क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है कि केंद्र को इसमें दखल दिया जाना चाहिए? मैं माफी चाहूंगा, छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, इस पर भी मैंने एक्सरसाइज की कि केंद्र दखल क्यों नहीं कर रहा। गजेंद्र सिंह जी का तो ये कहना है कि मैं जब इस मीटिंग को चेयर करूं तो सामने अशोक गहलोत होने चाहिए। अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि हम कॉल करें मीटिंग, उसमें गजेंद्र सिंह सामने बैठने चाहिए। एक ईगो टकराव है इस वक्त। तो क्या लगता है ऐसा रास्ता निकलेगा? देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि मास्टर स्ट्रोक जो डाला है, या जिसे कहते हैं कि पाले में गेंद डाल दी है, एक ही बात है। अब चूंकि चुनाव जैसे जैसे पास में आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मुद्दा बनाया जाए, उसको मुद्दे को बनाने जाने की कोशिश की जा रही है। पूर्वी राजस्थान में जो भी घटनाएं अभी कुछ महीनों पहले जो घटनाएं हैं, उसकी पृष्ठभूमि भी देखनी होगी कि ऐसे माहौल पे जैसे ही जब जेपी नड्डा जी आए थे, तब उस समय मतलब क्या स्टेटमेंट बाजी हुई थी जब उन्होंने सवाई माधोपुर में सभा की, वहां से शुरुआत की थी, पूर्वी राजस्थान का दौरा किया। एक चीज। दूसरी ये चीज है कि अब ऐसी सूरत में कि वो जो मुद्दा है कि जो ये कैनाल जो सिस्टम जो तैयार कर रहे हैं हम, उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं है, इसमें हरियाणा से यमुना का पानी भी आएगा। ये राजस्थान के पास तो सोर्स है नहीं, तो पानी का जो सोर्स वाले दो राज्य हैं, जो पंजाब ये थ्रू ये जो आपका यमुना का और दूसरी तरह का जो पानी आएगा इधर से मध्य प्रदेश से काली सिंध या उसका, क्योंकि ये नदियां जो है आपके राज्यों की उसमें शामिल होती है, तो ऐसी सूरत में केंद्र की भूमिका बढ़ जाती है। अगर तकनीकी स्तर पे जब तक केंद्र सरकार इन तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों को या उनके मुख्यमंत्री को या उनकी जो भी कमेटियां हैं ये प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जब तक कि वहां दूसरे राज्यों के ऑब्जेक्शंस और उनकी आपत्तियां और उनके तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी सहमति से ही एक आगे बढ़ा जा सकता है। इसे कोई भी सरकार, राजस्थान की सरकार के बूते का नहीं है ये अगर राष्ट्रीय योजना को जिस तरह से आप राजस्थान, ये अपने इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, ये राजस्थान के बूते की बात नहीं थी, ये राजस्थान में इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसके लिए केंद्र भी धन उपलब्ध कराता है
और तकनीकी सलाह भी देता है। तो ऐसा मिलना चाहिए, बजाय इसको एक किसी श्रेय की लड़ाई का, चाहे वो जोधपुर की व्यक्तिगत राजनीति हो, वो बात अलग है, या राजस्थान की राजनीति है। इन दोनों का मकसद एक ही उद्देश्य है कि अगला चुनाव ये कैसे इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के लिए ये 13 जिले प्रभावित होते हैं, 77 सीटें आपने बताई, ये सारी जो चीजें हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अपना मतलब एक जन समर्थन हासिल करना है। स्ट्रोक, मैं मास्टर स्ट्रोक यही कह रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको ये लगता है, एक आपको ये लगता है, अभी देखिए अभी तक ये तो राजनीतिक दलों के पत्ते खुलने शुरू हुए हैं, पब्लिक की जो अपेक्षाएं हैं इस नहर परियोजना से वो अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि सब लोग अपने काम में बिजी हैं। जब ये जन भावनाओं का सैलाब उमड़ना शुरू होगा, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दलों से संभल पाएगा? वो जब सभाओं में जवाब मांगना शुरू करेंगे कि हमारी योजना का क्या हुआ? यही मैं बता रहा हूं मैं आपको कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब जनता जब जवाब पूछेगी, जनता की भावनाओं को भड़काना बहुत आसान होता है, लेकिन उस वेग को संभालना और उसको मतलब अपने पक्ष में ले जाना, वेग को संभालना, संभाल करके बेचना, इस मामले में गहलोत साहब बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं। और ये मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये इस मामले में भाजपा के ये पाले में डाल के विधानसभा का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस चाहती है इस योजना को, बीजेपी नहीं चाह रही है, बीजेपी नहीं चाह रही, यही एक बात। देखिए ये तो समान अवसर लेकर के विधानसभा सत्र होगा, मैं से क्या लगता है विधानसभा सत्र होगा, बीजेपी के नेता भी पूरी तैयारी के साथ में बैठेंगे। ये बात सही है कि सत्र के दरमियान ये जो बीच में जब सत्र चला, ईआरसीपी को लेकर कई बार चर्चा की गई, मुख्यमंत्री ने चर्चा की, लेकिन बीजेपी माकूल जवाब जो आज चैनल्स में के प्लेटफॉर्म पे दे पा रही है, उस समय नहीं दिया। अगर कटारिया जी कहते हैं कि ईआरसीपी पे हम सब चलने को तैयार हैं, लेकिन इसकी टेक्निकल जो फॉल्ट्स हैं उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए, कभी चर्चा हुई नहीं। अब ये खैर देखना होगा कि अगर सत्र, तो मुझे लगता है कि बुलाया जाना संभव ही लग रहा है कि हो ही जाएगा, क्योंकि सबकी सहमति भी है, और उसके बाद जो तीर चलेंगे वो देखने वाली बात होगी। खैर फिलहाल तो यही है कि एजेंडा बड़ा मजबूत है, इसमें रास्ता निकाला जाना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि अब केंद्र के दखल से राज्यों की जो बड़ी समस्या, पानी हमारा वेस्ट जा रहा है, बह करके बरसात में इतना पानी गिरता है, हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। इंटरलिंक जो जब तक रिवर फ्रंट नहीं बन पाएंगे तब तक ये पानी ऐसा बह बह करके जाता रहेगा। तो इस पे जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि समय काफी निकल चुका है। मोदी जी की भी इच्छा है कि नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त चर्चाओं में आया था, उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। 8 साल निकल चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई बहुत बड़ा इसमें कोई काम हो पाया होगा। उस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि पानी भविष्य की नहीं, आज की भी बहुत बड़ी चिंता है। भविष्य की चिंता तो है ही है, हम जो तस्वीरें देखते हैं आज की भी बड़ी चिंता है, और इससे संजोग के रखना बहुत जरूरी है। क्या रास्ता निकल सकता है, बजाय टकराव के रास्ते पे फोकस करना चाहिए। चले, आप सभी अतिथियों का और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।